नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, वीकली रिवीजन करेंगे हम लोग 9 फरवरी से 15 फरवरी को। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और जो भी इस सप्ताह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका टॉप 30 हम लोग निकाल करके उसका रिवीजन करेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप में बाद में दे दी जाएगी, तो आप वहां से क्विज भी लगा सकते हो। देखो, एमजेटी ऐप पर आप एग्जाम टाइम पर जा करके सारे क्विज पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वैसे जब वीडियो के माध्यम से मैं दूं तो आप वीडियो के माध्यम से कोशिश किया करो क्विज लगाने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं 31वां क्वेश्चन, क्योंकि पिछले सप्ताह में हम लोगों ने 1 से 30 क्वेश्चन कवर किया था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 100 रनों से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया? तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ 2026 और इसको जीत लिया भारत ने इंग्लैंड को हरा करके। लगान की पूरी वसूली हुई है। तो भारत रहा है विजेता, अंडर 19 टीम, और विश्व कप जीत चुकी है। इस बार 100 रनों से हराया इंग्लैंड की टीम को। वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा नाम निकल करके आया। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की पारी खेली और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। आपको याद होगा, ये वही नाम है जो आईपीएल खेलने वाला सबसे युवा लड़का बना था। 13 साल की उम्र में पिछली बार आईपीएल में डेब्यू हुआ था इनका राजस्थान रॉयल की टीम से। तब से ही इन्होंने आईपीएल में भी धमाका मचाया था और यहाँ पर भी ये मचा रहे हैं लगातार। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को मिला और फाइनल मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच यही बने और 175 रन बनाए और फाइनल में शतक लगाने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए सबसे युवा। तो देखिए, जिम्बाब्वे और नमीबिया ने मेज़बानी करी थी अंडर 19 वर्ल्ड कप की और भारत ने जीत लिया है। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ तब अभी ऑनगोइंग है, तो इसलिए अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। श्रीलंका में वो हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो T20 वाला श्रीलंका में हो रहा है मेन टीम का, और ये वाला नमीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ। अगला, भारत ने 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के तट से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो जब भी मध्यम दूरी की बात आए तो तुरंत आप अग्नि 3 पर चले जाना। भाई देखो, मीडियम रेंज बीच में होता है, लॉन्ग रेंज साइड साइड में, मतलब कि लॉन्ग रेंज में अग्नि 4 आ जाएगा, अग्नि 5 आ जाएगा, और शॉर्ट रेंज में अग्नि 1 और अग्नि 2 आ जाएगा। मीडियम रेंज बचा 3। तो अग्नि 3 मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज की है। अपने पास अग्नि 5 तक मिसाइलें हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं और ये सतह से सतह में मार करती हैं, मतलब इसको सरफेस से ही लॉन्च किया जाता है और जा करके सरफेस को ही टारगेट करती हैं। लेकिन बैलिस्टिक होती हैं तो ये आसमान में जा करके तब आकर हिट करती हैं। एक होती है क्रूज टाइप की मिसाइल जो लाइन ऑफ साइट में वार करती है, और क्रूज मिसाइलें अक्सर जो हैं ये हवा से हवा में मार करती हैं या हवा से ज़मीन में मार करती हैं। ठीक है ना, तो इसे फाइटर प्लेन वगैरह में फिट करके लगाया जाता है, जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गया। खैर, ब्रह्मोस के तो हर प्रकार के संस्करण मौजूद हैं अपने पास। तो वैसे ये 3000 से 3500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, जिसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये भी पूछा जाएगा, याद रखना। व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। तो वहीं से इसका परीक्षण किया गया है। ओके, अगला, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला दुनिया का पहला खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर चेन कंपनी कौन बनी? तो ये बन गई है वालमार्ट। भाई वालमार्ट जो है खुदरा विक्रेता सबसे बड़ी क्यों ना हो, एक तो वालमार्ट फेमस है, दूसरा इसने फ्लिपकार्ट को भी खरीद लिया है, तो फ्लिपकार्ट का भी मार्केट बेस इसको मिल जाता है। इसके अलावा इसने फ़ोनपे को भी खरीद रखा है, तो फ़ोनपे के ज़रिए ये पेमेंट कंपनी वाला काम कर देती है। तो वालमार्ट जो है आज के टाइम पर सबसे बड़ी रिटेलर चेन वाली कंपनी है। इसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन को भी पार कर लिया है। 26% के शेयरों में इसकी वृद्धि हुई है पिछले 1 साल में। इसकी स्थापना सैम वाल्टन ने की थी, याद रखना, और डग मैकमिलन इसके वर्तमान सीईओ हैं और सीईओ भी अभी इसके चेंज हो गए हैं। राजस्थान का कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय जिला बन गया है? तो बीमा कवरेज 100% ये अलवर राजस्थान में हुआ है। अलवर जिला है राजस्थान का और ये पहला जिला बन गया है भारत का जिसने 100% नागरिकों का बीमा करा लिया है। बीमा मतलब कि वो 100% लोग जो हैं अब इंश्योर्ड होंगे कि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा, जैसे मान लीजिए उनका अचानक से डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा, बीमा का सुरक्षा कवच मिलेगा। तो भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि 2047 तक हम लोग भारत के सभी नागरिकों का बीमा करा सकें। तो यानी सभी नागरिकों की जीवन जो है वो बहुमूल्य है। तो 2047 तक तो भारत सरकार का लक्ष्य है पूरे भारत का, लेकिन अलवर जिला राजस्थान का इसने अभी ही ये हासिल कर लिया है। ठीक है,
वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में पहली बार किस राज्य ने अलग से वृद्धजन बजट पेश किया? वृद्धजनों के लिए बजट ये अभी केरल ने पेश किया है। ध्यान रहे, देश में पहली बार हुआ है जब इसने किया। अभी केरल में चुनाव आने वाले हैं। अब केरल में आप देख रहे हो, अभी मैंने डेली करंट अफेयर में बताया परसों कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वीमेंस हैं, उनको 1,000 रुपये मासिक सहायता दी जाएगी, है ना। और अब केरल में देश में पहली बार अब हो रहा है, वृद्धजन बजट को पेश किया गया, यानी वृद्धों के लिए अलग से बजट लाया गया है। जैसे पहले रेलवे बजट अलग से आता था, वैसे वृद्धजनों के लिए स्पेशल बजट आया है यहाँ पर, ठीक है। तो खैर ये बजट 46,236 करोड़ का प्रावधान वाला बजट है और इसमें 60+ वर्ष के बुजुर्गों को टारगेट किया गया है कि उनको जो भी उनके लिए सुविधाएं या उनके लिए कोई योजनाएं बनेंगी वो इसी बजट से खर्च की जाएंगी। यहाँ पर 16.5% से अधिक आबादी है वृद्धजनों की। तो केरल ने पेश किया है, ध्यान रखना। अच्छा, केरल है जिसने पहला जेंडर बजट भी पेश किया था। ईसीआई पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयुक्त सम्मेलन कब आयोजित करेगी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयुक्त का सम्मेलन आयोजित करने जा रही है कई सालों के बाद, है ना। राज्य चुनाव आयुक्त मतलब कि जितने भी राज्य के चुनाव आयुक्त हैं उनका एक समिट होगा। ये 24 फरवरी को होने वाला है और बहुत बड़ा सम्मेलन होगा क्योंकि देश भर के जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं मुख्य वो सभी इसमें आएंगे। नई दिल्ली में होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ओके। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और डराने धमकाने को रोकने के लिए किस पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली में ही आजकल बहुत ज़्यादा सब सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, है ना, व्यूज आते रहते हैं। तो वो वही टाइप चीज़ों को रोकने के लिए कि सोशल मीडिया पर ये सब ना करो, हथियारों का प्रदर्शन, ठीक है ना, डराने धमकाने वगैरह की चीज़ ना करो। इसको लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड भी किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पर FIR दर्ज की गई है, बहुत सारे को जवाबदेही के लिए नोटिस दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन शस्त्र है, ध्यान रखना। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम ये तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है VO चिदम्बरम पोर्ट। VO चिदम्बरम पोर्ट ने एंटी ड्रोन सिस्टम इसलिए बैठाया रखा है जिससे उसके पोर्ट पर कोई ड्रोन से अटैक ना कर सके या फिर ड्रोन से निगरानी करके कोई इनपुट ना दे सके, कोई मतलब मैपिंग वगैरह ना कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है कि ड्रोन वहाँ तक पहुँचेगा इससे पहले ही वो सिग्नल खो बैठेगा, मतलब वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। जहाँ से वो अपना भेजा गया है ट्रांसमीटर उस पर कोई सिग्नल नहीं भेज पाएगा, वो बेकार सा हो जाएगा, या तो जैम कर दिया जाएगा उसका सिग्नल या तो उसे गिरा दिया जाएगा। तो 5 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन का ड्रोन पता लग जाएगा और 2 से 5 किलोमीटर के बीच में पहुँचते पहुँचते उसको जैम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिग्नल को जैम कर देना है, फिर वो बिल्कुल जैसे होता नहीं बैटरी डिस्चार्ज होकर के वो गिर जाएगा, वो भटक सा जाएगा, है ना। तो 20 करोड़ की लागत से ये सुरक्षा परियोजना बनाई गई है। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन ये ग्लोबल साउथ में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है पहली बार, और ये अब से शुरू भी हो चुका है ना। इसे इंडिया इम्पैक्ट समिट के नाम से जाना जा रहा है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, और बहुत बड़ा समिट है। आज से शुरू हो चुका है, कल से ही शुरू हो चुका है इनफैक्ट, है ना। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा ये। इसकी थीम रखी गई है पीपल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। तो इसमें बहुत सारे देशों के इसमें AI एक्सपर्ट, बड़े बड़े टेक दिग्गज ये सब हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 ये आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर आप जानते हो उड़ीसा की राजधानी है, वहीं पर ब्लैक स्वान समिट इंडिया आयोजित की गई, राष्ट्रपति जी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें उड़ीसा को लेकर के, उड़ीसा के फ्यूचर में कैसे उड़ीसा की इकोनॉमिक ग्रोथ की जानी है, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इन सब पर चर्चा हुई है। केरल के बाद अपना व्यापक पक्षी एटलस शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो केरल के बाद बन गया है गोवा, जिसने पक्षी एटलस जारी किया है। पक्षी एटलस क्या होता है? पक्षियों की मैपिंग की, कहाँ पर पक्षी कितने ज़्यादा रहते हैं, कितनी मात्रा में रहते हैं, कौन कौन से पक्षी कहाँ पाए जाते हैं उस राज्य भर में। तो ये पक्षी एटलस पहले केरल ने जारी किया था, अब गोवा बन गया है दूसरा राज्य जिसने ये जारी किया हुआ है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन भी वहाँ के सी कंदवेलो ने किया हुआ है,
ठीक है, एक वैज्ञानिक दस्तावेज ये माना जाता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 आई है, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत इस बार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में है 45वें स्थान पर। 49वें स्थान पर पिछली बार था, और इस बार जो है ये पिछली बार 49वें पर था, इस बार जो है 45वें पर आ गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, या जिसे कहते हैं नेटवर्क तत्परता सूचकांक, है ना। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन है? टॉप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको स्कोर मिला है 79.13 का। भारत को 54.43 का स्कोर मिला है। फिनलैंड दूसरे पर है, तीसरे पर सिंगापुर है। अगला, किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया? तो यूपी सरकार ने अपना पहला आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। इसके बाद उन्होंने बजट भी पेश किया अगले दिन। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में यूपी की इकोनॉमिक हालत बताई गई, यूपी की इकोनॉमिक उपलब्धियां भी बताई गई। तो मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी डिटेल यूपी के बजट पर, तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। मेन चैनल पर आप जा करके देख लीजिए। अगर आप यूपी स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो आप उसको देख लेंगे। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया? इकोनॉमिक सर्वे में आपको कई बार बता चुका हूँ, ये हेल्थ कार्ड होता है, इकोनॉमिक हेल्थ कार्ड होता है किसी राज्य का या किसी देश का। आर्थिक सर्वेक्षण वही है। तो इसको वहाँ के वित्त मंत्री ने, जो कि सुरेश खन्ना जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने बताया कि पिछली अर्थव्यवस्था यहाँ पिछले 8 वर्षों में दोगुने से ज़्यादा हो गई है जब से योगी सरकार आई है। यूपी का जीडीपी लगभग 13.3 लाख करोड़ 2017-16 में था, और ये बढ़कर 30.25 लाख करोड़ हो गया है। कुल जीडीपी में 9% से ज़्यादा हिस्सा है भारत के, है ना। भारत की टोटल जीडीपी में 9% से ज़्यादा हिस्सा और यूपी का अकेला है। यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अगला, बायोफेच 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश नामित किया गया? तो बायोफेच 2026 आयोजित हुआ, भारत इसमें बना बेस्ट कंट्री ऑफ द ईयर। तो देखिए, ये आयोजित कहाँ पर किया जाता है, ये पूछा जाएगा। जर्मनी में आयोजित किया जाता है। ये दुनिया का प्रमुख जैविक खाद्य व्यापार मेला होता है, और इसमें भारत को इस बार कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। जर्मनी के नूनबर्ग में 10 से 13 फरवरी तक आयोजित हुआ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जैविक उत्पादों का मेला। भारत की तरफ से एपीडा ने किया था भारत का नेतृत्व। ये सब की पीडीएफ आपको मिलेगी, तो पीडीएफ से डिटेल रिवीजन आपको हो जाएगा। ठीक है ना, आप जो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ उसको सुनते चलो, अपनी रिकॉल वैल्यू बढ़ाते चलो। चलिए अगला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा जंगली सांप किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे जहरीला, सबसे जंगली, जहरीला नहीं, सबसे लंबा जंगली सांप जो है ये रेटिकुलेटेड अजगर को चुना गया है। रेटिकुलेटेड अजगर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इंडोनेशिया के जंगलों में। तो रेटिकुलेटेड जो अजगर है ये 7.9 मीटर तक बड़ा हो सकता है, और वैसे नॉर्मली ये 7.22 मीटर तक यानी 23.8 फीट तक ये लंबाई वाला अजगर होता है। सबसे लंबा ये अभी जीवित अजगर माना गया है। तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मारोस क्षेत्रों में पाया जाता है। लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र ई बुक ले सकते हो, और लास्ट 6 मंथ के लिए भी जुलाई से दिसंबर की ई बुक लॉन्च की गई है। दोनों में से जो भी आपको लेना है वो जाकर ले सकते हो। 6 महीना, साल भर, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, सबकी ई बुक लाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो MJT ऐप पर। ठीक है ना, MJT ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर हमारी सारी ई बुक आपको मिलेंगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर और बहुत ही बेहतर क्वालिटी कंटेंट के साथ। ऐसी ई बुक आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। केरल की पहली दृष्टिबाधित सिविल न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केरल की पहली दृष्टिबाधित सिविल जज ये नियुक्त की गई हैं थान्या सीनाथन। ठीक है, थान्या सीनाथन ये केरल के पहले सिविल जज हैं। न्यायपालिका में समावेशिता और संकल्प की ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि देश के पहले नेत्रहीन जज के बारे में पूछा जाएगा तो जज ब्रह्मानंद शर्मा बने थे, राजस्थान में बने थे, लेकिन केरल में पूछा जाएगा तो थान्या सीनाथन आप बताना। हाल ही में वॉलमार्ट के नए सीईओ कौन बने? अभी मैंने आपको बताया ना कि डग मैकमिलन की जगह पर अब नए आ गए हैं। कौन आ गए हैं? जॉन फर्नर। जॉन फर्नर ये नए सीईओ होंगे वॉलमार्ट के। वॉलमार्ट के बारे में एक बार फिर से बता दूं, अभी मैंने बताया आपको कि $1 ट्रिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। दूसरी बात, फ्लिपकार्ट को और फ़ोनपे को इसने खरीद रखा है। 2017 में ही इसने फ्लिपकार्ट को खरीदा था $70 बिलियन से अधिक की रकम में। ठीक है, वॉलमार्ट US की कंपनी है, एक दुनिया की नंबर 1 फॉर्च्यून 500 कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, वो भी रिटेल चेन में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? कितना बड़ा बजट है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार का बजट है 9.13 लाख करोड़ के लगभग में।
टू बी प्रिसाइज 9.12 लाख करोड़ का है। ठीक है, तो 9.12 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया है वर्ष 2026-27 के लिए। इसमें 12.4% शिक्षा के लिए, 6% स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और कृषि के लिए 9%, पूंजीगत व्यय कुल 19.5% पर है टोटल विकास कार्यों पर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 34,000 करोड़, टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़। ये यूपी का बजट है। ठीक है, यूपी का बजट यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। अगला, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है और इसमें इस बार भी टॉप पर है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हर बार टॉप पर ही रहता है लगभग में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, भ्रष्टाचार की धारणा कहाँ पर कितना है ये बताती है। ये भारत है 91वें स्थान पर भ्रष्टाचार की धारणा के मामले में। भारत का स्कोर मिला है 39 आउट ऑफ 100। भारत 180 देशों में 96वें पर था पिछली बार, इस बार 182 देशों में 91वें पर है। तो मतलब अच्छी पोजीशन है, काफ़ी मतलब सुधार आया है। अच्छी पोजीशन तो नहीं कहेंगे, सुधार आया है ये कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो पहले 80 देशों में 96 पे था, 180 पे, अब 182 में 91 पर आया है। स्कोर जो है औसत स्कोर पूरी दुनिया का 42 रहा है। चीन 76 पर है, बांग्लादेश 149 पर, श्रीलंका 121 पर, पाकिस्तान 135 पर। अगला, भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो ये बन गए हैं आदित्य पांड्या, सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं कि एक बनाया जाता है एरिया 51 टाइप का एक टेस्टिंग जोन, टेस्टिंग एरिया है ना, जैसे कि अमेरिका में एरिया 51 है, वैसे अपने यहाँ रेगिस्तान में जो कि धौलावीरा पड़ता है, तो वहीं पर एक बनाया गया है ऐसा स्टेशन, लूनर हैबिटेट मिशन जिसमें होता है। तो वहाँ इन्होंने टेस्टिंग में सफलतापूर्वक पास कर लिया है। मतलब वो एरिया ऐसा होता है ना कि कुछ क्षेत्रों में कि जीरो ग्रेविटी वहाँ पर बनाई जाती है, जिससे वैसा ही फील है जैसे आप अंतरिक्ष में उड़ रहे हो। तो उसमें टेस्ट होता है, चरण होते हैं, वो इन्होंने पास कर लिया है। ये पास करने वाले पहले सबसे कम उम्र के बन गए हैं। ठीक है, संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध एआई सामग्री कितने समय के भीतर हटानी होगी? तो अभी आईटी नियमों में संशोधन किया गया है और इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई इलीगल, डीप फेक या अश्लील टाइप का एआई जनरेटेड कोई वीडियो, कोई फुटेज डालता है तो सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी है कि मात्र 3 घंटों के अंदर अंदर उसे हटाना होगा और उस पर एक्शन भी लेना होगा। पहले यही 36 घंटों तक के लिए था, अब इसे घटाकर 3 घंटों के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 घंटों के अंदर अंदर वो अवैध एआई सामग्री हटानी होगी। तो इसके लिए कोई आप एल्गोरिदम बनाओ, चाहे जो बनाओ, आपका एल्गोरिदम डिटेक्ट कर ले कि ये सही नहीं है, एआई अल्टर्ड वीडियो है, और साथ ही साथ वाटरमार्क और लेबल लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है एआई जनरेटेड वीडियो पर, है ना। अगला, भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारत ने इसको भी जीत लिया है। भारत ने इस बार हराया है बांग्लादेश को। सैफ मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसमें साउथ एशिया की कंट्रीज रहती हैं, फुटबॉल खेलती हैं आपस में। तो बांग्लादेश को भारत ने 4-0 से हराया है फाइनल में, और फेयर प्ले अवार्ड भी भारत को ही मिला है, भारत ने अच्छे तरीके से खेला है। तो खैर, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप थी, इसको जीत लिया है भारत ने। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक ये आयोजन हुआ था और पूरा नाम साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। भारत की कोकिला कही जाती हैं। 13 फरवरी को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के लिए महिला दिवस घोषित किया गया है। अच्छा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके अलावा कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 8 मार्च आप बनाना। इनकी पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू हुआ है? आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, वायरल हुई है। मुंबई में भारत का म्यूजिकल रोड बनाया गया है पहला। इसमें क्या किया गया है कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऊंचा कर दिया गया है थोड़ा थोड़ा, जो एक पैटर्न टाइप का म्यूजिक बनाता है कि अगर कोई गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस पर चलती है तो वहाँ वाइब्रेशन होगा और वाइब्रेशन से धुन निकलेगी। वो धुन जय हो सॉन्ग का होगा। जय हो सॉन्ग आप जानते हो, AR रहमान का सॉन्ग था, इसने ऑस्कर जीता था।
है ना। ये पूछा जा सकता है किस मूवी का था, तो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी का था। ठीक है, अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार 2024 में कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला विश्व का देश बन गया। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई, इसमें सबसे ज़्यादा इस बार खर्च किया है चाइना ने अमेरिका को भी पीछे कर दिया है R&D पर खर्च करने के मामले में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत 7वें स्थान पर है खर्च करने के मामले में। सबसे ज़्यादा चाइना खर्च करता है, फिर अमेरिका खर्च करता है, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे देश खर्च करते हैं, 7वें पर भारत आता है नंबर। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर 2011-12 हुआ करता था पहले, उसी से देखा जाता था कि CPI क्या है, खुदरा मूल्य सूचकांक क्या चल रहा है, महंगाई क्या चल रही है, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 2023-24 कर दिया गया है, 2023-24 कर दिया गया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना, ये पूछा ही जाएगा, ये समझ लो कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई लिरियोथेमिस कैरिनेसिस किसकी एक नई प्रजाति है। तो ये ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंग की एक प्रजाति है, कुछ इस प्रकार से दिखती है, आपने देखा भी होगा, है ना, और कभी गांव वगैरह में आपने इसको पकड़ा भी होगा बचपन में। तो इसकी एक नई प्रजाति भी केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई है, सिलेंडर बॉम्बर्डियर के नाम से भी इसे सामान्यतः जाना जाता है। तो ये थे साथियों अब तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और जाते जाते ब्रह्मास्त्र की ई बुक लेना मत भूलना, ब्रह्मास्त्र तो आपके पास होनी ही चाहिए। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का आपका कॉन्टेंट इसमें मिलेगा। 2026 में आप जो भी एग्जाम में बैठने जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको आप ले डालिए MJT ऐप पर जा करके। बाकी GS पढ़ना चाहते हो सफलता बैच और वीडियो को इसके माध्यम से संकल्प बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।